आज की कहानी उषा गुप्ता द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है सुलझा हुआ आदमी। यदि कोई मुझसे गुलमोहर के पेड़ और उसके फूलों के बारे में बातें करे तो मैं भी उस पर बातें कर सकता हूँ कि यह एक अच्छा घना और छायादार पेड़ है। गर्मियों में खिलने वाले इसके सुर्ख लाल और नारंगी फूल बड़े खूबसूरत लगते हैं। तेज धूप में इसकी हरी भरी पत्तियां आँखों को बड़ी भली लगती हैं। बस इन्हीं 2-3 वाक्यों में मैं चाहे जितने बार दोहराऊं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। पर मुझे ताज्जुब तब होता है जब आभा और विशाल घंटों इस विषय पर जाने कितनी बातें कर जाते हैं। गुलमोहर से जुड़ी शेरो शायरी, उसके फूलों को देखकर कैसा महसूस होता है, किसी कवि और शायर ने उस पर क्या क्या लिखा है, वगैरह वगैरह। यह तो एक मिसाल भर है। ऐसे सैकड़ों विषय होते हैं जिन पर मेरे जैसा नीरस और आभा के शब्दों में अनरोमांटिक बोरिंग आदमी कोई प्रतिक्रिया भी जाहिर नहीं कर सकता, जबकि उस पर वे दोनों घंटों बहस करते हैं। इस बीच बच्चे शाम को दूध नाश्ते के लिए कई बार किचन में झांक चुके हैं। 2-3 बार अपनी मम्मी के आसपास से भी गुजरते हैं, लेकिन आभा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह विशाल के साथ अपनी बदकहियों की उस आसमानी उड़ान पर होती है जहां उसके लिए घर गृहस्थी पति बच्चे सब बौने साबित होते हैं। वैसे भी वह अक्सर मेरी गृहस्थी में अपनी उपस्थिति लिलीपुट्स के देश में गुलिवर की तरह ही दर्ज कराती है। अपनी मम्मी की महानता से अनभिज्ञ बच्चे भूख से बेहाल हो मेरे पास आते हैं। भूख लगी है पापा, ये अंकल कब जाएंगे? मम्मा को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। 12 वर्षीय तन्नू की आंखों में चिढ़ और आक्रोश का धधकता लावा मेरे अंदर के बंद पड़े ज्वालामुखी को मुंह चिढ़ाने लगता। एक बार ऐसे ही खींचकर तन्नू ने आभा से कहा था, मम्मी आप इन अंकल को आने से मना क्यों नहीं कर देती? जब देखो तब चले आते हैं। तब आभा आग बबूला हो उठी थी। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? इतने सालों तक दम घोंटू माहौल में रहने के बाद एक मुट्ठी आसमान मिला है और वह भी तुम बाप बेटी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे इसमें मेरी ही कोई साजिश हो। पर मेरे जैसा सुलझा हुआ आदमी ऐसी जुर्रत कर भी कैसे सकता था? वाकई इंसान यदि एक बार अपनी इमेज बना ले और दूसरों की आंखों में अपनी उस पुख्ता इमेज की प्रशंसा देख ले तो फिर जिंदगी भर अपनी उस छवि की लाश अपने कंधों पर ढोने के लिए मजबूर हो जाता है। यूं देखा जाए तो आभा का इरादा सिर्फ मुझे आहत करने का था। बेटी तो बस बहाना थी, लेकिन उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से तनु का चेहरा तमतमा गया था और वह आंखों में आंसू लिए अपने होठ भींचती अपने कमरे में चली गई। मैंने भी अपनी मुट्ठियां कसी पाई। भूख से बेहाल बच्चों के लिए फिर भी मैं ही उठकर कभी मैगी बनाता, ब्रेड सेकता, दूध गर्म करता। रसोई में खटर पटर मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही करता। बच्चे भी भूख के कारण शोर शराबा करते, लेकिन बगल के ड्राइंग रूम में बतियाती आभा के कानों में लगता विशाल की आवाज़ के अलावा दुनिया की सारी आवाज़ों को नो एंट्री रहती। चाय कॉफ़ी का शौक विशाल को नहीं है, सिर्फ सिगरेट और रात की शराब ही बहुत है उसके लिए। ड्राइंग रूम में फैली सिगरेट की गंध उसके जाने के घंटों बाद तक इधर उधर भटकती रहती।
शादी के बाद शुरुआती दिनों में मैं भी कभी-कभी शौकिया सिगरेट पी लिया करता था, लेकिन आभा को उसकी बू से मितली आने लगती, सो मैंने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर अब वह कहती है कि सिगरेट पीने वाले पुरुष कितने डैशिंग लगते हैं। वह शायर ही क्या जो शराब न पिए। हैरानी होती है, केमिस्ट्री जैसे नीरस सब्जेक्ट का लेक्चरर होकर विशाल कैसे फूल पौधे गीत गजल भावनाओं से भरी बातें कर लेता है। मैं भी तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पर फूलों की खुशबुओं की जगह लैब के तीखे केमिकल्स की कसैली गंध ही मुझ पर हावी रहती। आभा अक्सर मेरी पकड़ से छिटक कर दूर चली जाती थी। तुम स्वभाव से तो एकदम अनरोमांटिक हो ही, तुम्हारी बॉडी से भी किसी केमिकल फैक्ट्री की तरह ही गैस लीक करती रहती है। मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। नहा धोकर परफ्यूम और पाउडर से लैस होकर ही मैं बिस्तर पर जाता था। यूनिवर्सिटी का टॉपर, एक परिपक्व और सोफिस्टिकेटेड इंसान पत्नी के इस तरह के कमेंट पर हीन भावना से ग्रस्त हो जाता। खूबसूरत और छुई मुई सी नाजुक पत्नी के इस तरह के व्यवहार से जिंदगी में जाने कितनी बार आहत और अपमानित भी हुआ मैं। कभी शिकायत करने पर वह मुंह बिचकाकर कहती, तुम्हें कुछ महसूस भी होता है रवि? शायद संवेदनाओं की सारी जड़ी बूटियों को उसने ही पेटेंट करवा लिया है। मानो महसूस करना पर सिर्फ उसी की मोनोपोली है। कभी अपनी बचपन की सहेलियों से बतियाती, मैं अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करने को तरस जाती हूँ। ऐसा बोरिंग इंसान पल्ले बंधा है कि मेरी गजल, कविता व कहानियों की बातें उसके सिर के ऊपर से गुजर जाती है। पता है, शुरू में एक बार मैंने उससे निदा फाजली और अमीर कजलवास के बारे में पूछा कि इनमें से तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है। पहले तो वह मुझे मुंह बाए देखते रहा, फिर अपनी नासमझी पर पर्दा डालते हुए बोला कि मुझे तो तुम और सिर्फ तुम पसंद हो। हाँ, पता है कि वह मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मैं उसे प्यार कर पाती। वो तो ठीक है, हजारों की शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही चलती है, बिना प्यार के, एक दूसरे को ईमानदारी से झेलते हुए शहीद होते। मेरी जिंदगी भी बस ऐसे ही बीत जाएगी। और वह लंबी आह भरकर फोन रख देती। मैं यह नहीं कहता कि वह ये सारी बातें तब जोर जोर से बोलती है जब मैं बगल के कमरे में रहता हूँ, पर मैं तो यह सोचता हूँ कि जब वह मेरे सामने इतना कुछ कहती है तो मेरे पीठ पीछे न जाने क्या क्या कहती होगी। वैसे उसके मायके वालों ने हमेशा मेरी तारीफ की है और यह भी जताया है कि आभा मेरे साथ बहुत सुखी और संतुष्ट है। फिर भी जैसी है वह मेरी है और मेरे पास है। मेरे बच्चों की माँ है, घर को प्यार से सजाती संवारती, बच्चों को खूब प्यार करती, खाली समय में कविताएं लिखती पढ़ती मेरी प्यारी आभा। लेकिन विशाल के आते ही वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। 5 साल पहले जब केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में विशाल की नियुक्ति हुई तो मुझसे जूनियर होने के नाते वह सर कहकर मेरे आगे पीछे लगा रहता। दुबला पतला मासूम सा विशाल 27-28 की उम्र का होने के बावजूद कम उम्र लगता था। बीएससी के स्टूडेंट्स उसे घास नहीं डालते तो रुआंसा होकर मेरे पास आता, सर इन लड़कों को समझाइए ना, ये मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। वह एजुकेशन मिनिस्टर का भांजा था, इसलिए उससे ज़्यादा काबिल लोगों को पीछे धकेल कर उसे अपॉइंटमेंट किया गया था।
स्टूडेंट कहाँ चूकने वाले थे, लेकिन लड़कों के दर्द की वजह एक और भी थी। क्लास की लड़कियों का झुकाव तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो उन्हें कतई गवारा न था। जब वह पहली बार अपनी पत्नी के साथ आया था, तो उसके जाने के बाद आभा देर तक पानी पी पी कर अपने नसीब को कोसती रही। कितनी सुंदर जोड़ी है, कितना प्यार है दोनों में, से शुरू होकर कितनी लकी है जया, जो उसे विशाल जैसा रोमांटिक खुशमिजाज पति मिला है। पर आकर अटक गई। उसे कैसा पति मिला है, यह तो वह जानती ही थी। शुरू में दोनों साथ आते थे। वह सर कह कह कर मेरे पास बना रहता, पत्नी को आभा अपने पास बिठाए रखती। फिर पता नहीं कब वह मुझे छोड़ आभा की तरफ मुखातिब हो गया। धीरे धीरे पत्नी को भी साथ लाना बंद कर दिया था उसने। कोई तुक भी तो नहीं था। हर दूसरे तीसरे दिन मुंह उठाकर बिन बुलाए किसी के घर धरना दिया जाए। लेकिन विशाल को शायद आभा का मौन निमंत्रण मिल चुका था। फिर उसमें बीबी या काजी किसी का क्या दखल। घर में प्रवेश करते ही सोफे पर बैठने से पहले वह बड़े अदब और नजाकत के साथ एक शेर सुनाता। आभा वाह वाह करके बैठने का इशारा करती, तो लखनवी अंदाज में आदाब करता हुआ तर्ज से शेर शुरू कर देता। उसके हर शेर पर आभा झूम उठती। पता है विशाल, जब मैं 10th में थी तो यह मेरे फेवरेट शायर हुआ करते थे। फिर वह कोई दूसरी गजल छेड़ देता। पता है विशाल, जब मैं 12th में थी तो इस शायर की दीवानी थी। पहले वो मुझसे इजाज़त लेकर सिगरेट पिया करता था, पर अब उसे मेरे वहाँ होने न होने से कोई मतलब ही न रहा। फिर वह इजाज़त किससे और क्यों ले। सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए वह कभी शैली का प्रेम प्रसंग छेड़ बैठता, तो कभी किट्स का, कभी सिमोन द बोवार और ज्यापॉल और सात्र के प्लेटोनिक लव से अभिभूत होकर लव इज इम्पॉसिबल की व्याख्या करता, तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता का रोना रोता। इधर उसने फ्रेंच कट दाढ़ी रखनी शुरू कर दी थी। चश्मे के मोटे फ्रेम के पीछे से झांकती भावपूर्ण आंखें, होठों के बीच दबी सिगरेट इंटेलेक्चुअल लुक देने के लिए काफ़ी होते। 4-5 सालों में उसने यूनिवर्सिटी में भी अच्छा रंग जमा लिया था, खासकर लड़कियों पर। इन दिनों उसका घर आना भी धीरे धीरे कम हो रहा था। आभा फोन पर फोन करती। क्या बात है विशाल, मैं कई दिनों से तुम्हारी राह देख रही हूँ, तुम आए ही नहीं। ओह, बिजी विदाउट बिजनेस। तुम जैसे निठल्लों को क्या काम, फौरन घर आओ। मैंने एक नई किताब खरीदी है, उसी पर तुमसे बात करनी है। फिर भी वह कई दिनों बाद आता और काफी झुंझलाया हुआ। आभा की कोई अदा अब उसे बांध नहीं पा रही थी। इधर यूनिवर्सिटी में भी उसके कई किस्से मशहूर होने लगे थे। किसी स्टूडेंट के भाइयों के हाथों पिटाई भी हो चुकी थी उसकी। फिर आए दिन किसी न किसी स्टूडेंट के साथ उसका नाम कैंपस में उछलता रहता था। आभा के कानों तक भी ये किस्से पहुंचते रहते। उसे अपना तिलस्म टूटता सा जान पड़ता। तीसरे पहर यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा आभा बेड पर औंधे मुंह पड़ी है। आवाज देने पर भी वह नहीं बोली। बच्चे अपने कमरे में थे। क्या बात है तनु, आज तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, शायद उनका मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या बात हो गई? पापा, आज सुबह जया आंटी अपनी बेबी के साथ आई थी। उनके हाथ में प्लास्टर और सिर पर भी पट्टी बंधी थी। वे बहुत रो रही थीं। विशाल अंकल ड्रिंक करने के बाद उन्हें बहुत मारते हैं। 2-3 दिन पहले उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया था।
पापा विशाल अंकल बहुत गंदे हैं। वे जया आंटी को बहुत टॉर्चर करते हैं। आज आंटी अपनी मम्मी के घर जा रही है। अब वे कभी नहीं लौटेंगी। जाने से पहले मम्मी से मिलने आई थी। मम्मी इनसे कह रही थी अब वे अंकल को कभी घर में घुसने भी नहीं देंगी। तनु के चेहरे पर एक सुकून और इत्मीनान की छाया स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन उस बेचारी को मम्मी के मूड ऑफ होने का असली वजह कहाँ मालूम था।